Hello guys, welcome to my channel. This is the part second of this chapter, solutions of class 12th chemistry. So our next topic is types of solution. हमें types of solutions के बारे में बताना है. तो NCERT के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को सिंपल बेसिस से बताया गया है. वैसे अदर बुक्स से पढ़ोगे उसमें बहुत सारा अलग अलग मटेरियल है, बट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को यहाँ NCERT के अकॉर्डिंग इस तरीके से बताया: गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशंस एंड सॉलिड सोल्यूशंस. सो गैसियस सोल्यूशंस भी 3 टाइप्स के होते हैं. गैस और गैस मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर. अगर सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है तो उसका कॉमन एग्जांपल बताया मिक्सचर और, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होते हैं. तो यहाँ पर सभी के बारे में इस तरीके से बताया कि एक तरफ उन्होंने सॉलिड लिक्विड गैस ले लिया और एक तरफ सॉल्वेंट में तीनों को गैस ले लिया. आप देख सकते हैं अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट में तीनों का तीनों गैस है और बाकी एक तरफ सॉलिड लिक्विड गैस है. सेम टू सेम लिक्विड सोल्यूशन में देखो, सॉल्वेंट में तीनों लिक्विड है और एक तरफ सॉलिड लिक्विड गैस है. सॉलिड सोल्यूशन में देखोगे तो तीनों के तीनों सॉलिड है और एक तरफ सॉलिड लिक्विड गैस है. और बाकी सबके यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं. मतलब ये चीज़ लर्निंग बेसिस की है, ठीक है. तो ये पूरा लर्निंग का ही है, तो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस, यू कैन राइट इट डाउन, है ना. नाउ मैं नेक्स्ट मेन टॉपिक पे चलते हैं, हमारा कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करना. तो कंसनट्रेशन मैंने वैसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट 1 में वीडियो में बताया था, बट लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन. अगर एक बीकर है, उस बीकर में है वाटर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन दिस बीकर. उस बीकर में मैंने 1 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है और ऐसे ही मैंने एक और बीकर लिया है जिसके अंदर मैंने 5 स्पून सॉल्ट को ऐड किया है. तो किस में कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सेकंड नंबर वाले बीकर में सॉल्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा और फर्स्ट वाले बीकर में सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 स्पून लिया है, यहाँ पर 5 स्पून लिया है, ठीक है. तो इसी को कंसनट्रेशन कहते हैं. अब कंसनट्रेशन पता करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आपने किस चीज़ को किस चीज़ में घोला है. जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्ट को लिक्विड में, सॉल्ट को वाटर में घोला है. सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है सॉलिड, राइट. और वाटर क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड. तो अब इसका कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए मुझे ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी जिसके अंदर सॉलिड को लिक्विड में घोला गया हो, तब मैं इसका कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ, ठीक है. मतलब कंसंट्रेशन को मापने के भी अलग अलग तरीके होते हैं. तो अब लेट्स एक्सप्लेन कि कंसंट्रेशन किन किन तरीक़ों से मेज़र किया जा सकता है. देखो, कंसंट्रेशन मेज़र करने के ये सभी मेथड होते हैं, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोललिटी. सो ये पूरे 7 टर्म्स दिए हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब जैसे मेरा जो एग्जांपल था, मुझे उसका कंसंट्रेशन निकालना था, तो उसमें मैंने क्या किया था, सॉलिड यानी कि सॉल्ट को मैंने लिया था लिक्विड यानी कि वाटर के अंदर. तो सॉलिड को हम वेट बताएंगे क्योंकि सॉलिड को हम वेट में मेज़र करते हैं और लिक्विड को हम वॉल्यूम में मेज़र करते हैं. तो मुझे ऐसी टर्म लेनी पड़ेगी जिसके अंदर वेट और वॉल्यूम हो, और वेट और वॉल्यूम मुझे यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम में दिख रहा है, मतलब मैं मास बाय वॉल्यूम से इसका कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ. तो मैंने प्रैक्टिकल टर्म में बताया है कि किस तरीके से हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं बट दे डू नॉट टीच अस कि हाउ डू वी यूज़ दैम इन एक्चुअली, ठीक है. अब यहाँ पर वेट बाय वेट बताया है, W बाय W, दैट इज़ वेट बाय वेट, मतलब दोनों ही सॉलिड होंगे, पूरे दोनों ही सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया गया है, तो उस समय हम इसको यूज़ करेंगे. V बाय V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज़ किसी लिक्विड को लिक्विड में ही घोला गया है, तो हम इसका यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन को निकालने के लिए. तो ऐसे इस तरीके से इन सभी के अपने अपने यूजेस हैं जो हम यहाँ पर जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे मास परसेंटेज. ओके, सो दिस इज़ मास परसेंटेज. ये मास परसेंटेज इसका फॉर्मूला है जिसमें हमें मास ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट का मास लेना है और वो कंपोनेंट का मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास, उसको आपको डिवाइड करना है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब या तो आप सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का मास रख दो और उसको डिवाइड कर दो टोटल सॉल्यूशन के मास से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 का. ओके फाइन. सो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगा. अब सोचोगे कि भाई सॉल्यूशन तो वॉल्यूम में होता है, नहीं, पूरा सॉल्यूशन दैट इज़ पूरा मिक्सचर क्या है ना. आप यहाँ पर इसको मिक्सचर टर्म भी समझ सकते हो क्योंकि वेट बाय वेट है तो दोनों ही वेट में ही आएंगे, दोनों ही ग्राम्स या केजीज़ के अंदर आने वाले हैं. सॉल्यूशन हैव 100% ग्लूकोज इन वाटर.
अब एग्जाम्पल बताया है, सॉरी 10% लिखा है। एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 10% ग्लूकोज है और वो भी वाटर में। अब इसमें कैसे पता करें 10% से हम कैसे पता करें किसका कितना अमाउंट है? सो इसे पता करने का सबसे आसान तरीका है कि 10% बता रहा है मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज की बात कर रहा है। 10% बताया, दैट इज़ 10 ग्राम ग्लूकोज का बात कर रहा है। तो वाटर का तो अमाउंट हमें बताया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, टोटल 100 मानेंगे कि टोटल कितना है, 100 है। ये 10% बता रहे, टोटल 100 है। अब 100 में से हमको कितना पता है, ग्लूकोज का पता है, ग्लूकोज का कितना बताया, 10 बताया, ग्लूकोज का 10 बताया, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 90। तो वाटर का जो अमाउंट हो गया वो 90 ग्राम हो गया। और हमें पता है सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो कि कम अमाउंट में है। कमर्शियली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, अब इसका तो डेली लाइफ में यूज़ होता नहीं, इसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। एंड कमर्शियली इसका ब्लीचिंग सॉल्यूशंस के अंदर यूज़ होता है। परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, तो ये इसके यूजेस बताए कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। तीनों इसके यूज़ है, एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एक ब्लीचिंग कमर्शियल्स के अंदर और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड को वाटर की परसेंटेजेस फाइंड करने के लिए। सो इसका यही यूज़ है, ठीक है ना। हमें यूज़ भी बता दिया तो इजी सिंपल है, हमको ज़्यादा माइंड इसको करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ लेट्स कंटिन्यू वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों वॉल्यूम होगी तो हमें वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट मतलब या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही फार्मूला आपको लगेगा, बट उस फार्मूले में डिफरेंस आप देखो। मैंने उस फार्मूले में क्या लिखा है, दोनों तरफ मास लिखा है, यहाँ ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तभी हमने W/W को दोनों ही वेट में आएंगे, ठीक है ना। यहाँ मैंने फार्मूले में क्या लिखा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फार्मूला सेम है बट डिफरेंट है, V एंड V, ठीक है। अब 10% जैसा मैंने अभी आपको सिखाया था कि 10% ऑफ अगर इथेनॉल है तो इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा इथेनॉल 10 ग्राम है, ओके, और बाकी 100 में से 10 को माइनस करो उतना वाटर होगा, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 90 मिलीलीटर वाटर होगा, ओके। सो टोटल हमें 100 ही लेना था। तो इस तरीके से हम अमाउंट पता कर सकते हैं, कंसनट्रेशन पता कर सकते हैं। ये देखो, ये जो पूरे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल है, ठीक है, और एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली अगर नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बताया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स का एंटी फ्रीज के फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। एंटी फ्रीज फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है कार के अंदर कूलिंग ऑफ इंजन्स, ताकि इंजन्स को कूल कर सके, इंजन्स को ठंडा रख सके, ठीक है। अब एंटी फ्रीज एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको यूज़ करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वो कम हो जाता है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 255.4 के हो जाता है। तो एंटी फ्रीज का यूज़ इंजन्स के अंदर किया जाता है ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए एंड कोई भी चीज़ जल्दी फ्रीज़ ना हो, ठीक है, इंजन्स जल्दी फ्रीज़ ना हो, ओके। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब एक को वेट में ले लिया, एक को वॉल्यूम में ले लिया, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला लेगा, बस जो फार्मूले मैंने ऊपर यूनिट लिखी थी उसको मास में लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो सेम वैसा ही, बस ऊपर की क्वांटिटी को हमें वेट में लेना है, मास में लेना है, नीचे वाली क्वांटिटी को हमें वॉल्यूम में लेना है, ठीक है। इसका यूज़ मेडिसिन एंड फार्मेसी में होता है। पार्ट्स पर मिलियन को ध्यान से समझना होगा। जब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया जाए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, मतलब कितने पार्ट्स को आप मिक्स कर रहे हो किसी भी सोल्यूशन के अंदर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्यूट इतना कम होता है कि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तभी पार्ट्स पर मिलियन का है कि पर मिलियन के अंदर कुछ पार्ट्स को डिज़ोल्व किया। पर मिलियन कितना ज़्यादा हो गया, पर मिलियन के अंदर कुछ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कितना आपने कंपोनेंट ऐड किया है, और टोटल टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, इनटू में 10 की पावर 6। तो इसे हम वेट बाय वेट से भी और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सी वाटर से इसको एक्सप्लेन किया गया कि 1 लीटर सी वाटर के अंदर 6 × 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के पार्ट्स डिजॉल्व हैं, ठीक है। 1 लीटर समुद्र के पानी के अंदर इतने 6 × 10 की पावर -3
ऑक्सीजन डिजोल्व है। अब -3 है, -3 मतलब इसके बैक में 0 जाता जाएगा, तो पॉइंट खसक सा जाएगा 3 टाइम्स, तो 1 2 3 इतने, मतलब ये सोचो ये वैल्यू कितनी कम है लीटर के आगे। 1 लीटर के अंदर इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना कम है 0.006, इतने पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन है, और 1 लीटर इज बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी है। सो अब इसका फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो कितने पार्ट्स लिए, ऊपर हमें पार्ट्स लिखना है, फॉर्मूले में पार्ट्स लिखना है, पार्ट्स कितने 0.006, तो डायरेक्ट मैंने यही वैल्यू लिख दी 6 × 10⁻³ इंटू में 10⁻6, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स का वेट लेना है, तो टोटल पार्ट्स का वेट 1030, इसको पूरा सॉल्व करोगे आपके पास 5.8 ppm आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वाटर के अंदर 5.8 ppm, सी वाटर के अंदर 5.8 ppm ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, पर मिलियन के अंदर इतनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और उस समय हम एक यूनिट का यूज़ कर देते हैं μg, मिलीलीटर इन्वर्स और ppm। तो वही मतलब पॉल्यूशन को पता करने के लिए कि भाई वाटर के अंदर कितना पॉल्यूशन है, कितने पार्ट्स में कितना पॉल्यूशन है, तो ppm का यूज़ किया जाता है, और इसकी इक्विवेलेंट है μg, मिलीलीटर इन्वर्स। मोल फ्रैक्शन को x से शो करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। आपको ऊपर लिखना है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल्स निकालना है वो, और नीचे टोटल लिखना है। मतलब आपके पास मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए भी आपने लिया है, बी भी आपने लिया है, ठीक है, उसके अंदर आपने ए और बी दोनों लिया है, तो सबसे पहले ए कंपोनेंट मानेंगे और उसके हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर बी कंपोनेंट मानेंगे, फिर उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। ए कंपोनेंट मानेंगे यानी कि ए का कितना कंसंट्रेशन है, फिर ए पे फॉर्मूला लगेगा जब आप ए का कंसंट्रेशन निकालोगे, फिर जब आप बी का कंसंट्रेशन मानोगे तो आप बी का फॉर्मूला लगाओगे, बी का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। तो अभी मैं इसको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंपोनेंट्स लिए हैं हमने, तो हम एक्स और ए ले रहे हैं कि हम पहले ए का निकालेंगे, तो ए का निकालने के लिए ऊपर आपको ए के मोल्स रखने पड़ेंगे, नीचे टोटल करना पड़ेगा, ए और प्लस बी, टोटल तो ए प्लस बी ही होगा, तो उस समय आपके पास ए के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप बी कंपोनेंट के मोल्स निकालोगे तो यहाँ पर एक्स बी हो जाएगा, और एक्स बी के लिए आपको ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बी के रखने पड़ेगा, नीचे टोटल तो सेम ही रहेगा, Na प्लस Nb। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की जो क्वांटिटीज़ है वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।